आस्था कौन सी क्लास, 10th में हो, 10वीं में हो? जी सर, जी सर। तो 9th पास करके अभी 10th में आई हो या 10th पास किया है? सर 9th पास आउट कर कर अभी 10th में आई हूँ। 10th में तो बोर्ड एग्जाम होता है, आपको पता है? जी सर, तो उसकी तैयारी तो बड़ी मेहनत से करनी पड़ती है। जी सर। आप तैयारी कैसे करेंगी बताएंगे जरा? सर आपने जो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करवाई है हम लोगों के लिए, उसी के थ्रू और थोड़ी सेल्फ स्टडी भी। अच्छा। बेटी आपकी हॉबीज कौन कौन सी है बताओगी जरा? सर मेरी स्टडी और एंकरिंग मेरी हॉबी है। अरे वाह, डांसिंग कहीं सीख रहे हो क्या बेटी? क्या सर? एंकरिंग, हाँ एंकरिंग। तो ये एंकरिंग हॉबी है आपकी, तो करते क्या हो इस हॉबी को पूरा करने के लिए? सर मेरे स्कूल में जो भी फंक्शन होते हैं उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंकरिंग की, और मेरे को अच्छा लगता है बोलना। वेरी गुड। ये जो एंकरिंग है ये न केवल विषयों को स्पष्ट करना सिखाएगी बल्कि आपको बहुत अच्छा वक्ता भी बनाएगी। वैसे भी मुझे लग रहा है आप अच्छी वक्ता तो हो ही, अच्छा बोल रही हो आप, शब्दों का चयन बहुत बेहतर है आपका। अच्छा, कोरोना काल में स्कूल तो खुले नहीं, फिर पढ़ाई कैसे की आपने? सर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान मिलना चाहिए वो हमको मिल जाता था। सर जितना ज्ञान हमें ऑनलाइन क्लासेस से मिलता था वो मतलब हमें जितना जो भी हमारी स्टडी होती थी वो टीचर्स बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करते थे, और जो भी क्वेरीज होती थी वो भी बताते थे। ऑनलाइन और एक्चुअल जब क्लास लगती है उसमें अंतर क्या समझ में आता है? सर अंतर ये समझ में आता है कि ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है टीचर से, और इंटरनेट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो वहाँ नहीं होती है। अच्छा बेटी, आगे क्या बनना चाहते हो आप? सर IAS ऑफिसर। वेरी गुड। मुझे पूरा विश्वास है आपका आत्मविश्वास देख के कि आप भविष्य की IAS अफसर होंगी। खूब मेहनत करते रहें, और आपको आस्था बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और आशीर्वाद भी। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं दमोह से श्री प्रशांत राही। प्रशांत, नमस्कार बेटे, आवाज आ रही मेरी? बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 11th। मतलब 10th पास करके 11th में आए हो? तो 10th में तो बोर्ड का एग्जाम होता है, कितने % आपके मार्क्स हैं? 94। वेरी गुड। अब ये 94% मार्क्स लाने के बाद आगे बनने का क्या इरादा है? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनने का ख्याल क्यों आया? अच्छा, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। आपका प्रॉपर दमोह के या दमोह में कहीं जिले में गांव के? अच्छा, पिताजी माताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूर हैं, माताजी गृहिणी। अच्छा, माताजी गृहिणी। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो मेहनत कश परिवार में पैदा हुए, लेकिन मेहनत और परिश्रम करके बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, वो भी ऐसे ही एक बच्चे थे जो मेहनत कश परिवार से आते थे। कोरोना में बेटा, कोरोना काल अभी चल रहा है, तो कोरोना में काम भी करना है, पढ़ना भी है, और संक्रमित भी नहीं होना, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखते हैं? सर सावधानी, सर मास्क लगा के रखते हैं, सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सर सैनिटाइजेशन करते हैं। अच्छा, ये कोविड काल में पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया, क्योंकि ज़्यादातर तो घर में ही रहना पड़ा? सर पढ़ाई का, सर डांस सीखा है, सर घर ही में। डांस? अच्छा, डांस में इंटरेस्ट है आपको? सीखा कैसे? लेकिन घर में सिखाने वाला तो कोई होगा नहीं। सर कौन
यूट्यूब से? वेरी गुड। तो यूट्यूब का आप इस्तेमाल करते हो? हाँ, आपने बताया टेक्नोलॉजी में आपको वैसे रुचि है। बेटा मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशांत के आपकी प्रगति और विकास में कोई भी बाधा ऐसी नहीं रहने दी जाएगी कि आपके मन में ये तकलीफ हो कि काश अगर मेरे पास ये होता। तुम लगातार पढ़ते रहो, मामा तुम्हारे साथ है, सरकार तुम्हारे साथ है, और बढ़ते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अगली प्रतिभागी है कुमारी मान्या साहू जबलपुर से। मान्या बेटी नमस्ते। नमस्कार महोदय। कौन सी क्लास में हो बेटी अभी? महोदय कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। कक्षा 11वीं, मतलब 10th पास किया है अभी आपने? जी। कितने % मार्क्स थे आपके? 96.7%। वेरी गुड। 96.7 मतलब लगभग 98% के आसपास पहुंच गया। ये कैसे कर पाई? महोदय ऑनलाइन पढ़ाई में घर का, टीचर्स का, परिवारजनों का और स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा और खुद से परिश्रम किया तो ये हासिल कर पाए। परिवार का भी पूरा सहयोग मिला? बिल्कुल पूरा। क्या करते हैं माताजी पिताजी? पिताजी कृषक हैं और माताजी गृहिणी हैं। तो कृषक आप प्रॉपर जबलपुर में खेती है या आसपास है कहीं? नहीं, बिल्कुल प्रॉपर जबलपुर में। प्रॉपर जबलपुर में खेती है। आपको खेती में इंटरेस्ट है कि बिल्कुल नहीं? है, बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। बेटी खेती अगर होती है तो लोगों को खाने मिलता है। हम जो सब्जी फल और अन्न खाते हैं वो खेती के कारण ही खाते हैं। तो किसान की जिंदगी बहुत मेहनत से भरी है, लेकिन किसान अन्नदाता है क्योंकि भोजन उपलब्ध कराता है, उसी के कारण अपना पोषण होता है। बेटी आपको भविष्य में क्या बनना है? आईआईटी में पढ़ना चाहती हूँ सर, एरोस्पेस इंजीनियर बनने का लक्ष्य है। वेरी गुड। एरोस्पेस। देखिए हमारे बच्चों के लिए नए नए क्षेत्र हैं जिनमें रुचि लेके परिश्रम करके वो कैरियर भी बना सकते हैं और अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। मैं मान्या बेटी को एरोस्पेस में जो उनकी दिलचस्पी है, रुचि है, उसके लिए बधाई देता हूं। ये एक बात और आप सबको बताओ क्योंकि कई लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ये आप जो 96.7% मार्क्स लाने के लिए आपने ये बताया कि माता पिता सबका सहयोग मिला, लेकिन आपने परिश्रम किया, मतलब कैसे किया? कितने घंटे आप पढ़ते थे? कितने बजे उठते थे? कितने बजे सोते थे? सर क्योंकि स्कूल तो बंद थे इसलिए सारी पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ी। तो हमने बायजूस की मदद ली थी। बायजूस जो स्कूल के बाद ट्यूशन प्रोग्राम है उसकी मदद ली थी और उसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट क्लियर कभी कभी नहीं हो पाते थे वो बायजूस से पूरे क्लियर किए। और अभी बोर्ड्स तो हुए नहीं लेकिन रिविजन टेस्ट वगैरह हुए थे तो उसकी तैयारी में भी उसने काफी मदद की। और सेल्फ स्टडी जब टीचर्स की क्लास हो जाती थी उसके बाद जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना और अगर मैथ्स की क्लास है तो उसको प्रैक्टिस करना पे जोर दिया। बहुत अच्छे बेटी। अच्छा, एक ऐसा उदाहरण कोई है आपके दिमाग में कि जिसने खुद से ही पढ़ाई करी हो, गुरु भी नहीं मिल पाया हो? रविंद्रनाथ टैगोर सर। रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और उदाहरण है बेटी, एकलव्य। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे अभी मान्या बता रही थी कि खुद से ही मेहनत करी क्योंकि कोरोना के कारण दिक्कत थी। एकलव्य का नाम आप सबने सुना होगा। कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। एकलव्य सामान्य परिवार का बालक था, गरीब परिवार से आता था, लेकिन ललक थी पढ़ने की, सीखने की। तो एकलव्य ने सोचा कि गुरु कौन को बनाऊं। तो द्रोणाचार्य जी उस समय सबसे प्रख्यात गुरु थे। तो एकलव्य को लगा कि द्रोणाचार्य के चरणों में जाके ही मैं शिक्षा ग्रहण करूं। लेकिन जब द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं केवल राज परिवार के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो एकलव्य ने क्या किया पता है? उसने गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन गुरु मान के मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति सामने रख के
वो सीखना चाहता था धनुष बाण चलाना, तीर कमान, धनुर्धारी बनना चाहता था। तो उसने मिट्टी की मूर्ति बना के अपने गुरु की और उनके सामने प्रैक्टिस शुरू करी, मिट्टी की मूर्ति के सामने। कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन दिल में ललक थी कि मुझे सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। और इसलिए सीखते सीखते वो इतना प्रवीण हो गया कि एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के साथ घूमने वहां से निकले, तो वो निकल रहे थे, एक कुत्ता था जो भूख रहा था, तो एकलव्य की एकाग्रता में बाधा पैदा कर रहा था। एकलव्य ने अपने तीर कमान से तीर चलाए और कुत्ते को पूरे मुंह को भर दिया उससे, और भरा ऐसा कि वो घायल ना हो। आप कुशलता समझ सकते हैं तीर चलाने की, कि भूख ना पाए इसलिए मुंह में तीर मारे, और मारे इस कुशलता के साथ कि उसके गले में अंदर न लग जाए, केवल मुंह भरे। और जब उसका पूरा मुंह भर गया तो भूखना बंद हो गया। और वही कुत्ता भाग के जब द्रोणाचार्य जी के पास से निकला तो उन्होंने देखा बाणों से मुंह भरा हुआ है और भाग भी रहा है, मतलब मरा भी नहीं, घायल भी नहीं हुआ। तब उनने उत्सुकता मन में उनके जगी कि ये कौन है जिसने इस कुशलता से तीर मुंह में भर दिए कि गले में चोट भी नहीं लगी और मुंह भी बंद हो गया। तो वो एकलव्य निकला। जब वो गए पास में तो एकलव्य था। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये सीखा कहां से? तो उन्होंने कहा आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने तो सिखाया नहीं। अब आगे की कथा और लंबी है। जब गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया द्रोणाचार्य ने, मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मान्या की बात से मुझे लगा कि अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए कि सिखाने वाला भी न मिल पाए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो हम सीख सकते हैं। और इसलिए मैंने आज एकलव्य का उदाहरण आपको दिया। बेटी मान्या, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आप एरोस्पेस के क्षेत्र में बड़ा नाम करेंगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे अगले प्रतिभागी हैं मोहित शर्मा रायसेन से। मोहित बेटा नमस्कार। नमस्कार महोदय। मोहित, रायसेन में बारिश कैसी हो रही है? सर अभी तो कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी तत्काल समय में कुछ 1-2 दिन से बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। बारिश देख के मन प्रसन्न होता है? हाँ सर, काफी मन प्रसन्न हो रहा है। जब बादल छाते हैं और मौसम अच्छा होता है, तब एक पक्षी है जो नाच उठता है और बाकी सबको मोहित कर लेता है। उसका नाम पता है आपको? सर निसंदेह मोर है। तो मोर भी मोहित करता है और आपका नाम भी मोहित है। मोहित कौन सी क्लास में हो? सर मैं इस समय 12th क्लास में हूँ, आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट है। तो 11 पास करके 12th में आए हो। जी सर। माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पापा किराना व्यापारी हैं और मेरी मम्मी गृहिणी है। और आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बधाई आपको। लेकिन आर्मी के लिए तो जरा फिटनेस बढ़िया होनी चाहिए। सर इसलिए हमने बचपन से स्पोर्ट्स को चुना है कि साथ ही जब हमें आगे जाकर मिलिट्री में हमारा योगदान दें तो हमें कोई भी कमी का सामना न करना पड़े। अरे क्या करते हो आप फिटनेस के लिए? सर मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। ताइक्वांडो, बहुत अच्छे। और ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ब्लैक बेल्ट भी है? जी सर। तो बाकी बच्चों को डराते तो नहीं हो? नहीं सर, डराते नहीं है, लेकिन ये अपनी आत्मरक्षा के लिए एक गेम है जो हमें आगे भी बढ़ाता है और कभी जरूरत पड़ने पर हम अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। मैं मोहित को इस जज्बे के लिए बधाई देता हूं कि वो मिलिट्री में जाके, सेना में जाके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। बेटा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उसके लिए फिजिकल परिश्रम वो भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन एक आर्मी अफसर को तो मेंटली भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब केवल शारीरिक बल की नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। और इसलिए पढ़ाई भी आप अच्छी करो
मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी करोगे। और ये प्रैक्टिस भी, वैसे मोहित के समान में बाकी सबसे भी कहूंगा कि फिटनेस बहुत जरूरी है। जब मैं बोलूंगा तब भी उसके बारे में कुछ बताऊंगा। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मोहित, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप निश्चित तौर पर देश की सेवा करेंगे, मेरा ये विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी अंतिम प्रतिभागी कुमारी श्रुति गुप्ता है भोपाल से। ये कला से शिक्षा को समृद्ध करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 वर्षों से आयोजित अनुगुंज सांस्कृतिक और थिएटर कार्यक्रमों में लगातार 2 साल उद्घोषणा का कार्य इन्होंने किया है। ये बहुत ही प्रतिभावान है, पेंटिंग भी करती हैं और 12वीं की परीक्षा इन्होंने कॉमर्स समुदाय से 97% अंक से उत्तीर्ण की है। श्रुति बेटी, नमस्ते। जय हिंद मामा जी। जय हिंद बेटी। ये तो बुलंद आवाज में आपने जय हिंद बोला, तो मुझे पूरा विश्वास है आप देश की सेवा भी करेंगे। 12वीं में 12th में आप कितने % मार्क्स लेके आए? 97.4। वेरी गुड। 97.4, 1.6 ही बच पाए, नहीं 2.6। बहुत अच्छे बेटे, बहुत बधाई आपको। आगे क्या बनने का इरादा है? सर, चार्टेड अकाउंटेंट। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्षेत्र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस समय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां देश में शुरू हो रही है। बिजनेस, व्यापार, उद्योग, ये बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री खोलता है, उद्योग लगाता है, व्यापार बिजनेस करता है, तो सीए के बिना नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छे विषय का चयन किया है। बाकी अभी मैडम बता रही थी कि आप पेंटिंग में भी आपकी रुचि है। यस सर। ये रुचि कैसे जगी बेटी पेंटिंग में? सर, ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं था, बट फिर भी नॉर्मल जो चीजें देखते थे उनको बनाने का और अपनी ड्राइंग शीट में समाने का इतना ज्यादा जोश था कि बस अपने से ही जो यूट्यूब पे से पेंटिंग सीख ली या फिर ऑयल पेस्टल की ड्राइंग सीख ली, ऐसे करते सीखा है। क्या क्या बनाया पेंटिंग में आपने? सर, मैं यूजुअली जो मार्वल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि मार्वल एवेंजर्स के होते हैं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, सबको बनाया है मैंने और ऑयल पेस्टल में शेडिंग वाली ड्राइंग्स भी की है मैंने। वेरी गुड बेटी, तुम्हारा आत्मविश्वास गजब का है और आगे आगे सीए बनना है। लेकिन मम्मी पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पापा की चाय की होटल है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। बेटी, आप अपने प्रधानमंत्री जी, आपको पता है वो भी चाय वाले के घर जन्म लिया और तुमने भी, पिताजी की भी होटल है। मैं इतना ही कह सकता हूं, आप बहुत प्रतिभाशाली है और आपने जो सोचा है सीए बन के भी आप देश की सेवा करेंगी। अपना ये आत्मविश्वास बनाए रखना और खूब आगे बढ़ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। लेकिन सीए बन के भी पेंटिंग मत छोड़ना। यस सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि पेंटिंग सचमुच में अद्भुत, ये अपने अंदर की जो कला है, अपने अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का प्रकटीकरण विभिन्न रूपों में होता है और उसका एक रूप है पेंटिंग। तो पेंटिंग में भी लगातार आगे बढ़ते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी, शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि जी, बाकी सभी अधिकारी साथीगण और पूरे प्रदेश में वर्चुअली अपने घरों में भी और मेरे सामने बैठे भी सुन रहे हमारे सभी गुरुजन, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, मेरी लाडली भांजियों, प्यारे भांजों, बहुत दिन बाद आज मौका मिला। मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल और सबसे खुशी का क्षण अगर कोई होता है तो अपने बच्चों से मिलना होता है, भांजे भांजियों से मिलना होता है। खेलते कूदते बच्चे, हंसते मुस्कुराते बच्चे, अलग अलग एक्टिविटीज करते बच्चे,
यहां तक कि शरारत करते हुए बच्चे सचमुच में मन मोह लेते हैं। अभी भी कहीं से गुजरता हूं तो छोटे छोटे बेटी बेटा हाथ हिला के कहते बाय मामा, तो सारी थकान दूर हो जाती है। अद्भुत है बचपन। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आज नहीं, बहुत पहले, वर्षों पहले एक फिल्म में गाया गया था। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के राज दुलारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। लेकिन आज मैं शुरू करूंगा एक ऐसे बच्चे की कहानी से जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग का वो कांड, देश परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ जलियांवाला बाग के मैदान में देशभक्तों की बड़ी सभा का आयोजन हुआ। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, तभी अचानक जनरल ओडायर वो वहां पहुंचे और पुलिस के साथ पहुंचे और बिना किसी पूर्व चेतावनी के देशभक्तों की सभा पर सीधे निशाना लगा के गोलियां बरसा दी गई। कोहराम मच गया। बचने के लिए लोग इधर उधर, लोगों ने दौड़ने की कोशिश भी की। पास में कुआं था, उसमें कई लोग गिर गए, कुआं लाशों से पट गया, जलियांवाला बाग खून से लाल हो गया, भारतीयों के खून से, देशभक्तों के खून से। उस समय एक छोटा सा बालक भी वहां उपस्थित था और उस बच्चे ने खून से सनी उस माटी को उठा के ये कसम खाई थी कि जनरल ओडायर, तेरी गोलियों ने देशभक्त भारतीयों के रक्त से ये मिट्टी रंगी है। इस मिट्टी की सौगंध मैं भी तेरे शरीर को गोलियों से भून दूंगा। छोटा सा बच्चा ले लिया संकल्प। जनरल ओडायर इंग्लैंड चला गया, ऊधम सिंह भूला नहीं। उम्र बढ़ने के साथ संकल्प भी मजबूत होता चला गया और अपने संकल्प को पूरा करने ऊधम सिंह भी इंग्लैंड पहुंच गया। अब उस विस्तार में नहीं जा रहा मैं कैसे पहुंचा। अत्यंत कठिनाइयों से अपने वो दिन बिताए, कई तरह के काम मेहनत की और वो मौके की ताक में लगे रहे। जनरल ओडायर कहां से आता है, कहां जाता है, कहां से निकलता है, पिस्तौल का इंतजाम किया और एक दिन जैसी मौका मिला सारी गोलियां जनरल ओडायर के सीने में उतार दी और जलियांवाला बाग का बदला लेके इंग्लैंड की धरती पर ही फांसी के फंदे पे चढ़ गए ऊधम सिंह। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे लगा कि उनकी पुण्यतिथि है तो उनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन मुझे आज बताना चाहिए। ये जो आजादी हमको मिली है, ये अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के नहीं दी। हजारों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा, पवित्र किया, अपना जीवन दिया, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। कुछ समय बाद पिछले अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ आएगी।
हम ये ना भूलें कि उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ ही आजादी मिली है। आज मुंशी प्रेमचंद जी का भी जन्मदिन है, हिंदी के सबसे बड़े कहानीकार। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बेटा बेटियों, मैं रोज क्या करता हूं, सीएम हाउस में महापुरुषों के चित्रों, जिनकी जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है, मैं पुष्प अर्पित करता हूं, ताकि उनसे मैं स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त कर सकूं। दो काम मैं लगातार करता हूं, एक महापुरुषों का स्मरण और दूसरे रोज एक पेड़ लगाना। पेड़ लगाना मतलब ऑक्सीजन प्लांट लगाना। ये रोज कोई काम करना एक तपस्या होती है। मैंने तय किया है कि व्यस्तता कितनी भी हो, शिवराज पेड़ तो लगाना ही है, क्योंकि पेड़ केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर धरती छोड़ के जाए, इसके लिए भी है। मेरे प्रिय बच्चों, बचपन का समय हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आज जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, अपना बचपन भी याद आ जाता है। एक गाना और आया है मुझे फिर आज बुझा ली, गुजरा जमाना बचपन का। खेतों में दौड़ना, नर्मदा जी में कूदना, घंटों स्नान करना, दोस्तों के साथ खेलना, मित्रों की सूरत याद आ जाती है। कई पुरानी घटनाएं याद आ जाती है। लेकिन बचपन इसलिए और महत्वपूर्ण है कि बचपन में ही बड़े होके हम क्या बनेंगे, इसकी नींव पक्की हो जाती है। और इसलिए मैं आज आपसे यह आग्रह कर रहा हूं, यह समय जरूर कष्ट का है, संकट का है, कोरोना काल अभी चल रहा है, और इसलिए मेरे कई बच्चों ने आज बताया, 5 बच्चों से मैंने बात की, कोरोना काल में भी उनकी गतिविधियां थमी नहीं, वो कुछ ना कुछ बेहतर करने के प्रयास करते रहे। मैं कोरोना काल के कारण, क्योंकि अभिभावक भी आज मुझसे जुड़े हैं और अध्यापक मित्र भी जुड़े हैं, शिक्षक गुरुजन जुड़े हैं, मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु से बड़ा पद कोई हो नहीं सकता। हमारे यहां तो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। साक्षात परमेश्वर गुरु को मानते हैं। और कोरोना काल में जिस लगन से और मेहनत से बच्चों के अध्यापन का काम आपने किया, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कई हमारे शिक्षकों ने घर को ही स्कूल बना दिया था। कई जान हथेली पे लेके स्कूल जाते रहे, बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करते रहे। कोरोना के काल में दूसरे काम भी, क्योंकि वो संकट काल था, वो करते रहे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, स्कूल जरूर हमने प्रारंभ किए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अभी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, केरल में 22,000 से ज्यादा रोज आ रहे हैं, हमारे बगल में महाराष्ट्र में आ रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में भी 22 कोरोना के पॉजिटिव केस आए। इंदौर में आते हैं, भोपाल में, कभी कभी इक्का दुक्का जबलपुर में, लेकिन सागर संभाग के भी कुछ जिलों में आए। उसलिए हमको सावधान पूरी तरह से रहना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना अनिवार्य है। इसलिए हमने क्लासें एकदम नहीं खोल दी, हम धीरे धीरे प्रारंभ कर रहे हैं और परिस्थितियों को देख के आगे हम फैसला करेंगे। लेकिन सावधानी पूरी तरह से जरूरी है।
मैं माता पिता से एक बात और आज जरूर कहना चाहूंगा, बच्चों का ध्यान जरूर रखें। माता पिता भी गुरु ही होते हैं। अच्छे संस्कार माता पिता से ही पढ़ते हैं। कोरोना काल में कई बार बच्चों ने अपने आप को एकाकी महसूस कर लिया और अपने ऑनलाइन शिक्षा के लिए हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, मोबाइल दे दिया, और आपने उनकी चिंता करने की ध्यान नहीं रखा। एक दुखद घटना आप लोगों ने आज पढ़ी होगी कि खेलते खेलते किसी ऐसी आदत में फंस गए कि जिसके कारण बच्चे ने अपनी जान दे दी। ये बच्चे हमारे प्राण हैं और इसलिए इनको दिशा देना ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। इनको लाड़ प्यार नहीं करते हैं, ऐसा मेरा नहीं कहना है। बच्चे तो प्रेम के साक्षात स्वरूप है और मैं मानता हूं प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम से बड़ी उपासना और कोई नहीं है। संदर्भ आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे वैसे सब बच्चे, सभी तो मेरे हैं, लेकिन मेरे घर जन्म लिया 2 बेटों में, कार्तिकेय और कुणाल। जब कार्तिकेय ने जन्म लिया और कुणाल ने भी, तो मैंने सबसे पहले अपनी गोद में लेके उनके कान में गायत्री मंत्र बोला, इस भाव के साथ कि प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पे चलाना। ये माता पिता की ड्यूटी होती है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें कि बच्चों का जीवन बेहतर बने, सद्गुण और सत्संस्कार उनमें आए। गीता जी के 18 अध्याय मैंने दोनों को पढ़ाने की कोशिश की, समय निकाल के। मुख्यमंत्री रहते हुए कह रहा हूं मैं। कई बार अपन कहते हैं हम तो बहुत व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं मिलता। जब मैं मुख्यमंत्री होते हुए टाइम निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों की चिंता आप जरूर करें। कोरोना का टेस्ट लगातार चल रहा है, बीच में करवाते रहे, और टीका जरूर लगवा ले जिन्हें नहीं लगवाया। शिक्षक भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभिभावक भी। सावधानी जरूरी है। अब मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, एक तो हर एक बच्चे में टैलेंट होता है, क्षमता हर एक में होती है, प्रतिभा हर एक में होती है। कोई ये ना सोचे कि एक में ज्यादा बुद्धि है, मुझ में कम है, सब में बराबर है। अभी अपने ऊपर है कि उस बुद्धि का प्रकटीकरण, उस टैलेंट का प्रकटीकरण करने के लिए हम मेहनत कितनी करते हैं। मेहनत करेंगे तो टैलेंट का, बुद्धि का, मस्तिष्क का, ब्रेन का इस्तेमाल होगा। ये आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बच्चों को विशेष रूप से, कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता के बहुत कम भाग का इस्तेमाल करते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजूबी बात ये क्या कि आप जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगी। और इसलिए कोई ना सोचे कि मुझ में कम बुद्धि, सब में बराबर है। कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। अब हमने सोच लिया सीए बनेंगे तो बनेंगे, एयरोस्पेस इंजीनियर बनेंगे तो बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो बनेंगे, मिलिट्री में अफसर बनेंगे तो बनेंगे। और हम सोच लेंगे नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बुद्धू हूं, मुझ में तो अकल ही नहीं है, तो मौकी मक्खी भी पड़ोसी घोड़ा नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। और इसलिए आज से ये सोचो, मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की नहीं कह रहा, लेकिन 9, 10, 11, 12 मेरे बच्चों, आज तो सोचो कि कुछ बनना है। लेकिन कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है।
अपने आप हम नहीं बन जाते। और इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित करो जीवन का। अब आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, विशेषकर जो 9, 10, 11, 12 में है, वो अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। तय करवाने में आपको गुरु आपको सहयोग करेंगे, आपके माता पिता मम्मी पापा आपको सहयोग करेंगे, शिक्षा मंत्रालय हमारा सहयोग करेगा, मां बाप भी यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन तय करेंगे करना क्या है, और जो तय करें उसको करने के लिए एक रोड मैप बनाएं कि वो कैसे करना है। कुछ चीजें उसके लिए जरूरी है। एक, जीवन में अनुशासन। अनुशासन का मतलब नियमितता। कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमको निर्धारित करना पड़ेगा। देखो ये जीवन को बनाना साधना है, तपस्या है। अब मान लिया हम तय करते हैं कि हम 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, जो भी, मैं 6 बजे उठेंगे, तो अपवाद छोड़ के, परीक्षा खत्म हुई तो 2-4 दिन फिर सोना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अपवाद छोड़ के नियमितता का पालन करना। और कुछ बनने के लिए एक चीज और जरूरी है, वो है स्वस्थ रहना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, मतलब जिसके शरीर में ताकत ही नहीं है वो फिर कुछ नहीं कर सकता। पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर तो स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए जरूरी है व्यायाम, खेलकूद। केवल पढ़ाई नहीं, खेल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज पालकों से, माता पिताओं से कहना चाहता हूं, डंडा लेके हमेशा बस पढ़ बैठ वही मत किया करो। बच्चों को खेलने कूदने का भी समय दो, और नहीं तो स्कूल से आए फिर और कहीं कोचिंग में बिठा दिया, और फिर समय ऐसा हो गया कि फिर टीवी खोल लिया या स्मार्टफोन पे या मोबाइल फोन पे शुरू हो गए, तो शारीरिक मेहनत कम होती तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। खेलना कूदना, नियमित व्यायाम, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, कुछ योगासन कर सकते हो। और मेरे बच्चों, प्राणायाम भी एक अचूक अस्त्र है शरीर को स्वस्थ रखने का। इसलिए हम लोग योग सिखाने की भी स्कूलों में कोशिश करते हैं, और योग की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है। मैं भी कोशिश करता हूं नियमित रूप से। तीसरी चीज और ध्यान रखना, बिल्कुल पर्सनल बात कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं, खाने पीने का ध्यान। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभार कुछ खा सकते हैं, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े उड़ा सकते हैं कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं। हम भी जब जाते थे, स्कूल के पास ठेला लगा रहता था, उसमें कबीट आते थे, इमली, चोइया। आज तो चोइया भूल ही गए होंगे, खट्टे खट्टे लगते थे, खाते थे, मजा आता था। बेर खाते थे, बेर, उबले हुए बेर भी। तो फल खाना अच्छी आदत है। और कभी कभी हम भी कचौड़ी, समोसा, पकोड़े, लेकिन आजकल कचौड़ी समोसा का प्रचलन कम हो गया। आजकल तो पिज्जा, बर्गर, जंक फूड। अब ये खाते समय थोड़ा अच्छा लग सकते हैं, लेकिन ये स्वस्थ शरीर के लिए नहीं है। एक आध बार सप्ताह में खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन रोज तो वही खाना चाहिए जो शरीर के लिए हितकारी हो। भोजन के बारे में 3 सूत्र है, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। अपने ऋषियों ने कहा है, हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाओ। फल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, जो शरीर के लिए हितकारी हो। हम अंकुरित अनाज खा सकते हैं। मूंगफली जैसी चीजों में भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाएं। मितभुक का मतलब भूख से थोड़ा कम खाएं, जितनी भूख लगी नहीं तो एकदम गले तक भर लिया, बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है।
और ऋतु भोग का मतलब ऋतु में जो फल या जो चीज होती है, चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि महंगी खाए, अमरूद के सीजन में अमरूद खाएं, आम के सीजन में आम खाएं। मैं भोजन पर लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम कैसा खाएं ये भी जरूरी है। समय पर पढ़ाई के समय खेल, के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। और पढ़ाई का मूल है कंसंट्रेशन। आपने किताब खोली और दिमाग कहीं और प्लेग्राउंड में है तो आप नहीं पढ़ सकते ढंग से, आपके दिमाग में आधी बात आएगी नहीं। लेकिन एकाग्र चित्त होकर अगर आप पढ़े, मुझे एक प्रसंग और याद आ गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव जो उनके शिष्य थे उनकी परीक्षा लेने का सोचा। आपने भी बचपन में पढ़ी होगी, शायद पाठ्य पुस्तक में अब है कि नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो वो थी कहानी। उनको तीर चलाने की परीक्षा लेनी थी, धनुष बाण की। तो सबके हाथ में धनुष बाण दे दिए, एक पेड़ पे एक चिड़िया रख दी गई और सबसे कहा गया कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। सब तैयार, लेकिन क्या निशाना लगाने के पहले एक सवाल पूछूंगा द्रोणाचार्य। तो कौरव पांडवों ने कहा कि पूछिए। तो उन्हें पूछा, बताओ सामने चिड़िया बैठी है और पेड़ पे बैठी है, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन हो, दुशासन हो, भीम हो, बाकी लोग हो, सब लोगों ने कहा गुरुजी सब दिख रहा है, आंखें खराब थोड़ी है, पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उस पर चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है। एक एक से पूछते गए और रिजेक्ट करते गए। अर्जुन से उन्होंने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने फिर पूछा कि पत्ते दिख रहा है? बोले नहीं। डाली दिख रही है? बोले नहीं। फूल दिख रहा है? बोले नहीं। मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और सबसे सटीक निशाना चिड़िया की आंख पर लगाया अर्जुन ने। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा यही है कि हम एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो चीज हमारे दिमाग में बैठेगी। कंप्यूटर है दिमाग हमारा, अब उसमें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा। मैं जब परीक्षा के समय पढ़ता था तो पढ़ते समय मैं इतने ध्यान से पढ़ता था कि जब मैं लिखने बैठता था परीक्षा में तो मुझे वो पन्ना ऐसा लगता था कि मेरे सामने पन्ना रखा है, पन्ने पे नंबरिंग भी है तो नंबर कौन सा वो याद रहता था। क्योंकि कंसंट्रेट अगर हमने कर लिया तो दिमाग में बात बैठ जाती है। तो एकाग्र चित्तता जरूरी है। फिर जैसा कहें वैसा करना ये अपने चरित्र को गढ़ता है। द्रोणाचार्य जी ने एक पाठ पढ़ाया, सदा सत्य बोलो, और कहा इसको याद करके आना। तो 104 ने दूसरे दिन फटाफट बता दिया, सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा आज याद नहीं हुआ, कल बताऊं। कल आए फिर कहा कि आज भी याद नहीं हुआ। 5-6 दिन हो गए तो नाराज हो गए द्रोणाचार्य, बोले इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा, सदा सत्य बोलो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं रोज कोशिश कर रहा हूं लेकिन बोलते समय कोई ना कोई झूठ निकल जाता है, तो मैं कैसे कहूंगा। और एक दिन फिर युधिष्ठिर ने कहा हाँ अब मुझे पाठ याद हो गया। सत्यवादी के रूप में युधिष्ठिर आज तक स्थापित है। ये चीज अपने चरित्र को बनाती बेटा बेटी। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता है, लोग फिर हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं। और इसलिए ये जीवन में नियमितता, गलत संगत से बचे। कोई भी छोटी चीज किसी के साथ मिलकर जिसकी गलत आदत सीख ली तो वो जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। एक चोर को सजा हो गई, जेल भेज दिया गया, उसने इच्छा प्रकट की कि मां से मिलना चाहता हूं।
मां मिलने आई तो चोर ने अपनी मां की नाक काट ली। लोगों का कितना दुष्ट है, चोर तो है, मां की नाक भी काट ली। तो उसने उत्तर दिया कि ये अगर दोषी कोई है तो ये मेरी मां है। अगर जब मैं छोटी मोटी चोरी करता था बचपन में तभी मुझे समझा देती तो बड़ा चोर बनने की नौबत नहीं आती। तो मैं पालकों से भी ये कहना चाहता हूं कि जरा भी कोई ऐसी चीज लगे कि बच्चों को टोकना है तो जरूर टोकें। माता पिता गुरु का आदर करें, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। और गुरुओं से भी मेरा यही कहना है कि अध्यापन से बड़ा पवित्र काम और कोई नहीं है। एक गुरु कई अच्छे नागरिक और महापुरुष तैयार कर सकता है। मैं भी आज मुख्यमंत्री हूं तो मेरे गुरु को श्रेय देता हूं, श्रीमान रतन चंद जैन जी, जिन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया। मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्हें जो संस्कार दिए उसी ने कुछ अच्छी चीजें मुझ में भरी। और इसलिए इस पवित्र कार्य को हमारे शिक्षक जन उसी भाव से करने का प्रयास करें। नई शिक्षा नीति में प्ले स्कूल की धारणा है, खेलते कूदते बच्चे पढ़ें। नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश भी अक्षरशः पालन करेगा। इंदर सिंह परमार जी हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि सीएम राज जैसी स्कूल की कल्पना है हमारी। शिक्षा हमारा ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देने का काम पूरा करें, उसका प्रयास जारी रहेगा। एक अभी रश्मि मैडम ने जो बताया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने वाला है, तो बच्चे भी ध्यान रखें और शिक्षक भी ध्यान रखें कि ये दक्षता की परीक्षा है हमारी। देश बहुत पीछे रहा है पिछले वर्षों में, इस बार टॉप 10 में स्थान जरूर बनाना है। इसलिए बच्चे भी प्रयत्न करें, शिक्षक भी प्रयत्न करें। और मैं अपने बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूं, भविष्य की चिंता मत करो, तुम तो परिश्रम करो। धन के अभाव की भी चिंता मत करना। अगर एक ने अनेक योजनाएं, आज मैं योजनाएं बता नहीं रहा, जो आपके बेहतर शिक्षण के लिए, मामा काय के लिए हर कदम पे आपका साथ देगा। संबल योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली बच्चों की फीस भरवाने का काम, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, IIT IIM करना है, रास्ते हमने निकाले, कई तरह की योजना बनाई है। और जरूरत पड़ेगी तो नई भी बना दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन धन की बाधा पढ़ाई में नहीं आने दूंगा। प्रतिभा का प्रकटीकरण करो, मेहनत करो, रास्ता हम बनाएंगे। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कैरियर काउंसलिंग में भी मदद करेंगे। तुम ऊपर आगे बढ़ के अपने देश की सेवा करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें स्वयं गर्व हो कि एक बेहतर मानव जीवन हमने जिया है। और मैं फिर कहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, असाधारण हो। वो कहते थे तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमता पहचानो और बड़ा काम करने का संकल्प लो। निश्चित तौर पर तुम्हारा जीवन यशस्वी होगा, यह मेरा विश्वास है। हर कदम पर सरकार आपके साथ है और मामा आपके साथ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, गुरुजनों को प्रणाम। नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से। बच्चे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे कूदेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी और देश को और अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, प्यार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा विश्वास है कि आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को जीवन की हर चुनौती का साहस से सामना करने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की